नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से संबंधित है, जो 1989। ठीक है, तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो है आपका 1989 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल जो एक्ट रूल है 1989 है, यह कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 1 जुलाई 1989 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था, जिसको कि देखिए ये जो होता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CMVR। 1989 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है, इसी के तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो 1989 है, इसको 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। ठीक है, ये देखिए CMVR किस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। तो ये जो CMVR है, ये बनाया गया है, ऊपर के प्रश्नों से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है, इसी के तहत बनाया गया है CMVR। ठीक है, तो CMVR 1989 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। यह अधिनियम सड़क परिवहन को नियंत्रित करने का मुख्य कानून है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परिभाषा किस नियम में दी गई है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परिभाषा जो दिया गया है दोस्तों, यह आपका रूल 2E में दिया गया है। ठीक है, तो रूल 2E में दिया गया है। तो CMVR 1989 के रूल 2E में लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। रूल 2E में विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं भी दी गई हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों अगर टेस्ट लेना चाहते हैं, आप लोग टेस्ट ले पाएंगे। आप लोगों को बस ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन ये जो है आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर रजिस्टर करके आप लोग अपने एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको एक सेक्शन दिखेगा टेस्ट सीरीज का। आपको इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है तीसरे नंबर पर एनसीएल वाले पर। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर से संबंधित सारी चीज आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे शॉर्ट में बता दूं, अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर के टेस्ट में, आपको सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का स्पेशल टेस्ट, इसमें दोस्तों 25 से ज्यादा टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका एआई बेस भी बनता है, तो इसमें दोस्तों एआई बेस क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है ये ट्रेड थ्योरी स्पेशल टेस्ट में। ठीक है, बाकी दोस्तों जो अदर एग्जाम के भी तैयारी करते हैं, जैसे बीआरओ व्हीकल का हो गया, या फिर कहीं बीआरओ का हो गया, या फिर किसी डीपी ड्राइवर का हो गया, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये सब जो है आपका ट्रेड थ्योरी निम्मी टेस्ट भी रखा गया है। ठीक है, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो लोग ये जो आया है वो क्या बोलते हैं, अभी जस्ट आया है नालको का, नालको वालों के लिए भी उसमें आईटीआई बेस पर है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी निम्मी टेस्ट भी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ कुछ लोगों के कहने पर, तो आप लोग इसको भी यहाँ पर देख पाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों जो है आप लोगों का, जो कि आपका एनसीएल का नया पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों रखा गया है। आप लोग उसको भी यहाँ पर दे पाएंगे। 5 टेस्ट यहाँ पर, 4 टेस्ट लाइव हो चुका है, 5वां टेस्ट दोस्तों आप लोगों का बस आने वाला है। करंट अफेयर यहाँ पर अभी एक क्लास अपलोड हुआ है, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में। और इसको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एनसीएल का दोस्तों देखने को मिल जाएगा, 2023 का, 2020 का, 2018 का। टेस्ट के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको रोड साइन और सेफ्टी के दोस्तों पूरा जो फिगर वाले प्रश्न आते हैं उससे कवर हो जाएंगे। प्लस आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन के यहाँ पर पीडीएफ भी दिया गया है, आप लोग उसको देख पाएंगे। बाकी आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पर डाला जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एनसीएल हेम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो आप लोगों का रोड साइन और सेफ्टी का जो यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों देख सकते हैं, कासनरी रोड साइन, इंफॉर्मेटरी रोड साइन, ये सारे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बस इस टेस्ट पीडीएफ टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों को मिलने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ये आप लोगों को उपलब्ध देख सकते हैं, ये आपका आ चुका है। इंफॉर्मेटरी रोड साइन के बारे में, तो ये सारे
PDF आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के साथ, आप लोग ले सकते हैं। 149 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कम से कम 4 पहिया वाले और माल लादने के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका कैटेगरी एन के अंतर्गत, ठीक है। तो माल ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 4 पहिया वाले मोटर वाहनों को श्रेणी एन में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी एम यात्री वाहनों के लिए है, श्रेणी एल 2 पहिया या तिपहिया के लिए है, श्रेणी ओ जो है आपका ट्रेलर के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। कह रहा है यहाँ पर कि 7.5 टन से कम GVW वाले 4 पहिया वाहनों के लिए आवश्यक रेट्रो प्रतिबंधित त्रिकोणों की संख्या है। तो ये जो संख्या है दोस्तों ये है आपका 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो CMVR के अनुसार 7.5 टन से कम GVW वाले 4 पहिया वाहनों पर केवल एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव त्रिकोण लगाना आवश्यक है। भारी वाहनों के लिए यह संख्या अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नियम 104 के अनुसार वाहन के अगले हिस्से में रिफ्लेक्टर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का जो रंग होता है वह कैसा होना चाहिए। तो वो होना चाहिए दोस्तों आपका सफेद रंग का, ठीक है। तो CMVR के रूल 104 के अनुसार वाहन के आगे के हिस्से पर लगे रिफ्लेक्टर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का रंग सफेद होना चाहिए, पीछे के लिए लाल रंग निर्धारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है यदि आपके नवीनीकरण से पहले बीमा समाप्त हो जाता है तो आप कानूनी रूप से कितने समय तक वाहन चला सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 डेज, ठीक है। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा 0 डेज। कानूनी रूप से बीमा समाप्त होने के बाद एक भी दिन वाहन नहीं चलाया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना वैध बीमा के वाहन चलाना अवैध है और इस पर जुर्माना एवं सजा का भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञापत्र पाने के लिए उसके पास न्यूनतम अवधि की विधिमान्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। तो ये कितने साल का, तो 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो परिवहन वाहन के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने हेतु तो आवेदक के पास कम से कम 1 वर्ष का पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है। तो देखिए ड्राइविंग टेस्ट की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह दिया गया है आप लोगों का रूल नंबर 15 के अंतर्गत, ठीक है। तो CMVR 1989 के रूल 15 में ड्राइविंग टेस्ट की पूरी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण डिस्क्वालिफिकेशन का नियम कौन सा है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है दोस्तों यह रूल नंबर 21 के तहत किया जाता है। तो CMVR 1989 के रूल 21 में ड्राइवर की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है जो बताते हैं कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि ड्राइविंग स्कूल से संबंधित नियम कौन से हैं। तो देखिए ड्राइविंग रूल से संबंधित जो नियम है वो है आपका रूल 33 से लेकर 37 तक, ठीक है। तो CMVR 1989 के रूल 33 से 37 में ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता, सुविधा और प्रशिक्षण के मानक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल से संबंधित नियम कौन है, यानी कि मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कौन से नियम है। तो जो आप लोगों का मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है इससे संबंधित जो नियम आते हैं वो आते हैं 47 से लेकर 65 के बीच में, ठीक है। तो CMVR 1989 के रूल 47 से 65 तक मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित नियम है जिनमें की प्रक्रिया और शर्तें शामिल की गई हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किस नियम के तहत दी जाती है। तो टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन होता है रूल नंबर 42 के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो रूल नंबर 42 टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो CMVR 1989 के रूल 42 के तहत अस्थायी पंजीकरण दिया जाता है जब वाहन को अस्थायी पंजीकरण से पहले सड़क पर चलाना हो। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप किस नियम में है। तो ये जिस नियम में है दोस्तों वो है आपका रूल नंबर 49, ठीक है। तो रूल नंबर 49 में व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप निर्धारित है। तो CMVR 1989 के रूल 49 में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित है जिसमें RC में दर्ज की जाने वाली सभी जानकारी का विवरण होता है,
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HSPR, यह किस नियम में है? तो ये जो है दोस्तों आपका रूल नंबर 53 के अंदर है। ठीक है, तो CMVR 1989 के रूल 53 में HSRP से संबंधित प्रावधान है। यह एक विशेष सुरक्षित नंबर प्लेट है जो वाहन की पहचान सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो देखिए, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम 12 महीने के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम 12 महीने तक रखा जा सकता है। इसके बाद उस राज्य में पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि CMVR के अनुसार वाहनों के टाइप अप्रूवल के लिए उत्सर्जन, शोर और सुरक्षा मानकों के परीक्षण के लिए कौन सी संस्था अधिकृत नहीं है? तो वो है दोस्तों CIRT पुणे। ठीक है, देखिए CIRT जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि पुणे वाहनों के टाइप अप्रूवल के लिए उत्सर्जन, शोर, सुरक्षा परीक्षण है अधिकृत संस्था नहीं है। ARAI, VRDE और ICAT इस कार्य के लिए अधिकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि CMVR के अनुसार वाहन की खिड़कियों पर ग्लास की दृश्य प्रकाश संचरण VLT की न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है दोस्तों वो है आपका कि फ्रंट और रियर में 70%, साइड में 50%। ठीक है, तो CMVR के अनुसार वाहन के आगे और पीछे के शीशे को VLT न्यूनतम जो होता है 70% और साइड की खिड़कियों की VLT न्यूनतम 50% होना चाहिए। इससे कम पारदर्शिता वाली फिल्म लगाना अवैध है। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि खतरनाक सामान ले जाने वाले ट्रकों के लिए CMVR 1989 के तहत कौन सा रंग, कोडिंग और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है? तो खतरनाक सामान है उसको ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं, इसमें CMVR 1989 के तहत जिस रंग की कोडिंग और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है वो रहता है कि आपका नारंगी रंग का प्लेट और आपातकालीन सूचना पैनल होना चाहिए। ठीक है, तो CMVR 1989 के अनुसार खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों का नारंगी रंग की प्लेट और आपातकालीन सूचना पैनल लगाना अनिवार्य है। इससे आपातकाल में बचाव दल को खतरे की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने से संबंधित है? तो जो नियम वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने से संबंधित है वह है दोस्तों आपका CMVR रूल 115। ठीक है, तो CMVR के रूल 115 में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से संबंधित प्रावधान है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित मानकों के भीतर है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि किसी वाहन को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करने के लिए CMVR के किस नियम के तहत अधिक स्वीकृत आवश्यक है? तो ये होता है दोस्तों आपका रूल नंबर 126 के तहत। तो किसी वाहन को संशोधित करने के लिए CMVR का जो रूल नंबर 126 है इसी के तहत ये किया जाता है। ठीक है, तो देखिए CMVR के रूल 126 के तहत किसी भी वाहन में संशोधन करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति वाहन में बदलाव करना दंडनीय अपराध है। अच्छा दोस्तों, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी NCL हेम ऑपरेटर के टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा। NCL हेम ऑपरेटर के दोस्तों के ग्रुप में जुड़ने के लिए ये जो NCL इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग दोस्तों इस नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं इस टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग इकट्ठे हो जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। तो NCL इन्फॉर्मेशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी रखा गया है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो CMVR के रूल 126 के तहत किसी भी वाहन में संशोधन करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति वाहन में बदलाव करना दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि CMVR 1989 के तहत अस्थायी पंजीकरण की वैधता कितनी होती है? तो देखिए CMVR 1989 के तहत अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जो वैधता होती है 1 महीने के लिए होती है। ठीक है, तो 1 महीने की वैधता होती है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और इस अवधि में वाहन मालिक को अस्थायी पंजीकरण कराना होता है, अन्यथा जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि CMVR के अनुसार
4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना किस नियम के तहत अनिवार्य है? वो है दोस्तों नियम 125। ठीक है, तो सीएमवीआर के जो रूल है 125 के तहत 4 वर्ष तक अधिक आयु के बच्चों के लिए दोपहिया वाहन पर बैठते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। यह नियम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारी वाहनों के लिए ओवर स्पीडिंग को किस नियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो देखिए भारी वाहनों के लिए ओवर स्पीडिंग को, ये जो रूल नंबर 118 है, यानी कि रूल नंबर 118 है, ये ओवर स्पीडिंग से संबंधित है। ठीक है, तो सीएमवीआर के रूल 118 में भारी वाहनों के लिए गति सीमा ओवर स्पीडिंग की परिभाषा दी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के मार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट किस नियम में है? तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है दोस्तों रूल नंबर 62 के तहत आता है। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 62 में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित नियम दिए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वाहन सड़क पर चलने योग्य है। अगला प्रश्न है कि परमिट संबंधी नियम किस अध्याय में है? तो देखिए परमिट संबंधी जो नियम है दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएमवीआर 1989 में परमिट से संबंधित सभी नियम चैप्टर 5 में दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के परमिट की प्रक्रिया और शर्तें शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल परमिट रूल किससे संबंधित है या किसका वर्णन है, किसमें है? तो नेशनल परमिट जो है दोस्तों, ये आपका है रूल नंबर 88 में। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 88 में नेशनल परमिट का विवरण है। नेशनल परमिट एक ऐसा परमिट है जो पूरे देश में माल या यात्री परिवहन की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है कि टूरिस्ट परमिट किस नियम में है? तो जो टूरिस्ट परमिट है ये आपका है रूल नंबर 83 के अंतर्गत। ठीक है, तो रूल नंबर 83 में पर्यटक परमिट से संबंधित नियम दिए गए हैं, जो पर्यटन वाहनों को विभिन्न राज्यों में चलाने की अनुमति देते हैं। अब देखिए कहा गया कि स्टेज कैरेज परमिट रूल कौन सा है? तो स्टेज कैरेज परमिट जो रूल है ये आपका रूल नंबर 72। ठीक है, तो 72 जो रूल नंबर 72 है, इसमें स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्रावधान है। स्टेज कैरेज वे वाहन होते हैं जो निश्चित मार्ग पर यात्रियों को ले जाते हैं। रिफ्लेक्टर से संबंधित नियम कौन सा आता है? तो रिफ्लेक्टर से संबंधित है रूल नंबर 104। ठीक है, तो रूल नंबर 104 में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने से संबंधित नियम दिए गए हैं, जो रात में वाहन की दृश्यता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, रात में वाहन की दृश्यता सुनिश्चित करेंगे कौन से रूल के तहत? रिफ्लेक्टर का रूल 104। अगला प्रश्न है कि लाइटिंग एंड सिग्नलिंग डिवाइस से संबंधित नियम कौन सा है? तो लाइटिंग और सिग्नलिंग डिवाइस से संबंधित जो रूल नंबर है 108, ये आपका संबंधित है। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 108 में वाहनों की लाइटनिंग और सिग्नलिंग डिवाइस से संबंधित नियम है, जो सड़क पर सुरक्षित संकेत देने के लिए अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन के पीछे एल बोर्ड लगाने का नियम किस श्रेणी के ड्राइवरों के लिए है? तो एल फॉर होता है दोस्तों आपका लर्निंग। ठीक है, तो लर्नर वाले जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनके वाहन जो होते हैं, उनके वाहन के पीछे एल लिखा होता है। ठीक है, तो वाहन के पीछे एल बोर्ड लगाना लर्निंग लाइसेंस धारकों के लिए अनिवार्य है। यह अन्य वाहन चालकों को सूचित करते कि वाहन चालक नया सीखने वाला है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है भारी माल वाहन एचएमवी चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए भारी माल वाहन एचएमवी चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है आपका 20 वर्ष है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भारी माल वाहन एचएमवी चलाने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है, और जो सामान्य वाहन है उसके लिए दोस्तों 18 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सीएमवीआर 1989 के अनुसार वाहनों में हाई बीम लाइटिंग का उपयोग कब वर्जित है? तो देखिए जब सामने से कोई अन्य वाहन आ रहा हो तो वहां पर हाई बीम लाइट का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब सामने से कोई अन्य वाहन आ रहा हो तब हाई बीम लाइट का उपयोग वर्जित है, क्योंकि इससे सामने वाले चालक की आंखें चौंधिया जाती हैं और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया है सीएमवीआर 1989 के नियम 125 के अंतर्गत अप्रैल 2019 के बाद निर्मित वाहनों के लिए अनिवार्य सुरक्षा सुविधा कौन सी है? तो सीएमवीआर 1989 के नियम 125 के अंतर्गत अप्रैल 2019 के बाद नियमित वाहनों के लिए अनिवार्य सुरक्षा सुविधा जो है दोस्तों, वो है आपका कि एबीएस, ड्राइविंग एयरबैग,
और यहाँ पर है रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो सीएमवीआर 1989 के रूल 125 के तहत अप्रैल 2019 के बाद नियमित वाहनों में एबीएस, ड्राइवर एयरबैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर तीनों सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। ये सभी सुरक्षा उपकरण दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉर्न के ध्वनि स्तर से संबंधित नियम कौन सा है? तो देखिए हॉर्न के ध्वनि स्तर से संबंधित जो नियम है यह आपका है रूल 119। ठीक है, तो रूल 119 जो है आपका हॉर्न से संबंधित अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अत्यधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। अगला प्रश्न, इमिशन नॉर्म किस नियम में है? तो इमिशन नॉर्म दोस्तों जो है आपका रूल 115 में है। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 115 में वाहनों के उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य हैं। स्पीड गवर्नर के लिए कौन सा नियम है? तो देखिए जो स्पीड गवर्नर है ये है दोस्तों आपका रूल नंबर 118 में। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 118 में स्पीड गवर्नर से संबंधित प्रावधान है। यह उपकरण वाहन की गति को एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होने देगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कि सीट बेल्ट अनिवार्यता किस नियम में है? तो यह है रूल नंबर 125 सीट बेल्ट की अनिवार्यता से संबंधित। तो रूल 125 में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। यह नियम दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि हेलमेट पहनना किस नियम में अनिवार्य किया गया है? तो देखिए हेलमेट पहनना दोस्तों यह अनिवार्य किया गया है रूल नंबर 129 में। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 129 में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है जो सिर की चोट से बचाव करता है। अगला प्रश्न है कि पीयूसी, इसका फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये जो सर्टिफिकेट है यह किस नियम में दिया गया है? यह है रूल नंबर 115 के 7 में। ठीक है, तो रूल 115 के 7 में पीयूसी प्रमाण पत्र का प्रावधान है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन का प्रदूषण निर्धारित सीमा के भीतर है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि गोल्डन हावर स्वर्णिम घंटा प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया है? यह अमेंडमेंट जो है आपका 2019 है उसमें जोड़ा गया है। तो गोल्डन आवर का प्रावधान 2019 के संशोधन में जोड़ा गया था। इसके तहत दुर्घटना के बाद पहले 1 घंटे में पीड़ित को बिना कागजी कार्रवाई के अस्पताल मिलना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है ड्राइविंग लाइसेंस डाटा नेशनल रजिस्टर किस वर्ष अनिवार्य किया गया है? यह अनिवार्य किया गया दोस्तों आपका 2019 में। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस डेटा के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर अनिवार्य किया गया है। इससे देश भर में डीएल की जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस में उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो कि डिजी लॉकर को मान्यता किस नियम के तहत मिली है? तो यह आपका रूल नंबर 139A के तहत। ठीक है, तो सीएमवीआर 1989 के रूल 139A के तहत डिजी लॉकर में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी गई है। अब वाहन चालक डिजिटल दस्तावेज दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन किस नियम के तहत आते हैं? ये आता है दोस्तों रूल 176A 176A के अंतर्गत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन आते हैं और इन केंद्रों पर वाहनों की फिटनेस की जांच स्वचालित तरीके से की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि व्हीकल फिटनेस वाया ऑटोमेटेड टेस्टिंग किस वर्ष से अनिवार्य है? तो यह आपका दोस्तों 2024 से। ठीक है, तो वर्ष 2024 से वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य की गई है। इससे फिटनेस जांच में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आई है। अगला प्रश्न है कि वाहन में सीसीटीवी या डैश कैम किस नियम के अंतर्गत आवश्यक है? यह दोस्तों आपका 125H के तहत। ठीक है, 125H के तहत सीसीटीवी या डैश कैम रूल 125 में वाहन निगरानी प्रणाली जो कि सीसीटीवी या डैश कैम से संबंधित प्रावधान है। यह विशेषकर सार्वजनिक परिवहनों वाहनों में यात्री सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अगला है यहाँ पर कि बस बॉडी कोड AIS 052 किस नियम में लागू किया गया? तो बस बॉडी कोड जिस नियम में लागू किया गया है यह दोस्तों आपका रूल 125L। तो सीएमवीआर 1989 के रूल 125L में AIS 052 बस बॉडी कोड लागू किया गया है। यह कोड बसों की संरचना और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि एयर बैग यानी कि फ्रंट सीट की अनिवार्यता किस वर्ष से लागू हुई?
तो एयर बैग फ्रंट सीट की अनिवार्यता जो लागू हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2021 से लागू हुआ है। वर्ष 2021 से यात्री वाहनों में आगे की सीट के लिए एयर बैग अनिवार्य किए गए। बाद में 2022 में सभी 6 एयर बैग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि व्हीकल रिकॉल पॉलिसी से संबंधित नियम कौन सा है। तो व्हीकल रिकॉल पॉलिसी से संबंधित रूल है 127 का बी। तो रूल 127 बी में व्हीकल रिकॉल पॉलिसी से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत क्या होता है कि किसी वाहन में निर्माण दोष हो तो निर्माता कंपनी को वाहन वापस बुलाकर ठीक करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि CMVR के नियमों के तहत भारत में बेचे जाने वाले प्रत्येक नए वाहन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी COC कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है दोस्तों आपका व्हीकल मैन्युफैक्चरर, यानी कि वाहन निर्माता जारी करता है। तो भारत में बिकने वाले प्रत्येक नए वाहन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी COC वाहन निर्माता द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सभी निर्धारित मानकों का पालन करता है। अगला प्रश्न है कि व्हीकल मॉडिफिकेशन के संदर्भ में CMVR का कौन सा नियम वाहन के संरचनात्मक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह दोस्तों आपका रूल नंबर 126। तो CMVR का रूल 126 वाहनों के संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाता है। इस नियम के अनुसार बिना अधिकृत अनुमति के वाहन की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। बाकी जिनको दोस्तों टेस्ट लेना है, टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ओपन का बटन आएगा, ओपन कर लीजिएगा। रजिस्टर करके ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा। इसके बाद आपको NCL का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर टेस्ट आ जाएगा NCL हेम ऑपरेटर टेस्ट। इसके बाद यहाँ से जाकर के आप अपना ले सकते हैं। इसमें लगभग 80 से ज्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।